हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जिस टॉपिक को लेकर हम आए हैं वो बहुत चर्चा में है, बहुत सुर्खियों में बना हुआ है कुछ दिनों से। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की बात की जा रही है और ये इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि अभी यशवंत सिन्हा और द्रौपदी मुर्मू, इन दोनों के बीच में एक बहुत टफ कंपटीशन होने वाला है। तो ये खबर इसलिए आई है कि क्या सच में हमारे इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो एक मात्र रबर स्टाम्प बन के रह गए हैं, या उनके पास कुछ ऐसे डिस्क्रिशनरी पावर हैं जो जिसका एक्सरसाइज वो कर सकते हैं। दोस्तों, रबर स्टाम्प का मतलब ये होता है कि किसी के इंस्ट्रक्शन को बिना अपना लॉजिक लगाए हुए ब्लाइंडली उस चीज को एक्सेप्ट कर लेना। रबर स्टाम्प का मतलब मोर एंड लेस यही ही होता है। तो क्या हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो इंडिया के प्रेसिडेंट होते हैं, उनको यही समझ लें कि वो एक रबर स्टाम्प की तरह काम करते हैं? यदि आप लॉजिकली इस चीज को देखेंगे और पिछले कुछ डेटा को लिंक करके सोचेंगे तो डेफिनेटली इस तर्क में बहुत बड़ा कोई बहुत बड़ा वेटेज है नहीं। क्योंकि बहुत पहले आर वेंकट राघवन ने बोला था कि इंडिया का जो राष्ट्रपति होता है, इंडिया के जो प्रेसिडेंट होते हैं, वो एक इमरजेंसी लाइट की तरह होते हैं। इमरजेंसी लाइट का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है कि घर में जब बिजली चली जाती है नॉर्मल, तो हम इमरजेंसी लाइट यूज करते हैं या इमरजेंसी लाइट जलने लगता है। इसी तरीके से जब भी कोई संवैधानिक आपदा आती है हमारी हमारे देश के ऊपर, तो उस समय प्रेसिडेंट अपने रोल में आ जाते हैं। इसके साथ साथ प्रेसिडेंट का पावर क्या होता है, इसके बारे में हिंदू कोड बिल में भी आपको बहुत अच्छे से मिलेगा। जब आप देखेंगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बीच में एक डिसएग्रीमेंट था हिंदू कोड बिल को लेके। पंडित जवाहरलाल नेहरू को आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो बहुत कॉस्मोपॉलिटन आउटलुक के इंसान थे, आधुनिक भारत की बात करते थे वो। यहीं पे यदि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात की जाए तो वो जनमानस के साथ थे। तो उनका ये कहना था कि इस बिल को पहले पब्लिक डोमेन में लाया जाए, पब्लिक डोमेन से पूछा जाए कि किस तरीके से उनका अपना स्टैंड है, और उसके बाद फिर इस चीज को इम्प्लीमेंट करना है या नहीं करना है इसके बारे में सोचा जाए। हालांकि नेहरू इसके पक्ष में नहीं थे। तो इस तरीके की एक पॉलिटिकल मैच्योरिटी आपको देखने को मिलती है यदि हम फ्लैशबैक में जाते हैं तो। इसी के साथ साथ एपीजे अब्दुल कलाम की बात करें तो यूपी का एक बिल आया था ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, जिसको उन्होंने बहुत माइन्यूटली पढ़ा। एक्चुअली होता है कि प्रेसिडेंट साइन कर देते हैं, बहुत माइन्यूटली नहीं पढ़ते हैं। उन्होंने बहुत माइन्यूटली पढ़ा और पढ़ने के बाद दोबारा वापिस कर दिया रिकंसीडर करने के लिए। लेकिन एक नियम है कि दोबारा फिर से वही बिल वापिस आ जाए आपके पास तो आपको साइन करना ही पड़ता है और बिल वो एक्ट हो जाता है। ऐसा ही उनके साथ भी हुआ, वो बिल दोबारा वापिस आया और उनको साइन करना पड़ा। लेकिन साइन करते हुए उन्होंने ये बोला कि ये हमारी मजबूरी है कि हमको इस पे साइन करना पड़ रहा है। तो ये बड़ी बात है। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि राष्ट्रपति के पास कुछ ऐसे पावर होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि प्रधानमंत्री का निधन हो जाता है, देहांत हो जाता है, और उस समय उनकी पार्टी का कोई कैंडिडेट प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाता है या वो लोग नहीं बना पाते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपने संज्ञान से किसी को भी प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं और बाद में उनको मेजोरिटी प्रूफ करने के लिए कह सकते हैं। इसके साथ साथ जब कोई टाई अप जैसी सिचुएशन आ जाती है, जैसे बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी कंटेस्ट कर रही हैं, अनफॉर्चुनेटली किसी को भी बहुमत नहीं मिला, किसी को मेजोरिटी नहीं मिला, मेजोरिटी सीट्स नहीं मिला, तो इस समय राष्ट्रपति अपने डिस्क्रिशनरी पावर को यूज करते हुए किसी को भी इनवाइट कर सकते हैं सरकार बनाने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये चीज भी इस बात को साबित करता है कि राष्ट्रपति सिर्फ एक रबर स्टाम्प नहीं है। इसके साथ साथ इनके इलेक्शन की बात की गई है इस आर्टिकल में। तो इलेक्शन तो बहुत सिंपल है कि जो भी टोटल पॉपुलेशन है उसको न्यूमरेटर में लिखते हैं और नीचे जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है उस स्टेट का, और इन 2000 करके जो भी सीट्स आ जाते हैं वो एक एमएलए का सीट होता है। और इसी तरीके से एक इशू भी राइटर ये बताते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में मात्र 8 सीट आती है एक एमएलए पे, वही यूपी में 208 के पास आ जाती है। तो इसको शॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ क्यों इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है इसके बारे में भी राइटर ने बोला है कि केटी शाह एक प्रोफेसर हुआ करते थे, प्रोफेसर केटी शाह थे जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर थे। उन्होंने ये बोला कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन डायरेक्ट होना चाहिए, इनडायरेक्ट नहीं होना चाहिए। इस पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बोला था कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं वो एक नॉमिनल हेड होते हैं, नॉमिनल हेड होते हैं, उनके पास डिस्क्रिशनरी पावर नहीं होता है बहुत ज़्यादा, इसीलिए उनका इलेक्शन डायरेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ साथ उन्होंने
उन्होंने क्या मतलब राइटर ने ये बोला है कि ये बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा यदि हम डायरेक्ट इलेक्शन करते हैं, तो इनडायरेक्ट इलेक्शन में थोड़ा पैसा बचता है। तीसरी बात उन्होंने लिखी है कि कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच में और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बीच में यदि दोनों का इलेक्शन होता है, तो इसीलिए इसका दोनों का डायरेक्ट इलेक्शन होता है, तो इसीलिए प्रेसिडेंट के इलेक्शन को इनडायरेक्ट रखा गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। प्रेसिडेंट के पास बहुत पावर है, वो बिल को रिकमेंडेशन दे सकते हैं, कोई सजेशन दे सकते हैं, उसको विथ होल्ड भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप लोगों को ये भी पता है कि मर्सी पिटीशन का भी पावर प्रेसिडेंट के पास ही होता है। सुप्रीम कोर्ट से यदि किसी को फांसी की सज़ा हो चुकी है, इसके बावजूद प्रेसिडेंट के पास एक ऐसा पावर होता है जिससे उसको माफ़ी दिया जा सके। हालांकि कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि मर्सी पिटीशन मिला हो किसी को, बट फिर भी ये एक उनके पास डिस्क्रिशनरी पावर में आता है। आर्टिकल यहीं पे ख़त्म हुआ। थैंक यू सो मच।